बागवान भाइयों, मेरा नाम शौर्य है और पॉडकास्ट का सिलसिला अब आखिरी चरण पे है। तो आज जो है हम बहुत ही स्पेशल गेस्ट आपके लिए लाए हैं, मिस्टर अल्ताफ वानी जी। अल्ताफ वानी जी एक एक्सपर्ट हैं कश्मीर के, जो खुद एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस क्रॉप में। तो जैसे कि स्नोफॉल भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप जो हैं डायरेक्ट इनकी पॉडकास्ट का ही आनंद लीजिए। नमस्कार बागवान भाइयों, मेरा नाम शौर्य है और आज जो है हम दिसंबर मंथ में पहुंच चुके हैं और जिस तरह की आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा स्नोफॉल भी देखने को मिला है। तो साल के एंड में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर, द एप्पल मैन ऑफ कश्मीर, मिस्टर अल्ताफ वानी जी से। अल्ताफ वानी जी खुद भी एक ग्रोवर हैं, साथ में एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी हैं और काफ़ी डिफरेंट कंपनीज में एज ए एक्सपर्ट काम भी कर चुके हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, एप्पल बैकबोन है हिमाचल और जम्मू कश्मीर की, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी इसी के ऊपर उनकी जो है निर्भर करती है। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं अल्ताफ जी आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा, जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों से आपने हिमाचल में भी टूर किया, आपको क्या मेजर जो है डिफरेंस देखने को मिला कश्मीर के कंपैरिजन में? हिमाचल में क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? थैंक यू शौर्या। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियरिटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर ये है इंडिया का, अगर देखेंगे ताज है तो जोग्राफिकली के लिहाज से, तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो इसको नेचर ने डिज़ाइन किया है एप्पल कल्टीवेशन यहाँ पे हो सके, क्योंकि एप्पल कल्टीवेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि आपके चिलिंग आवर्स होती है, स्नोफॉल होता है, या उस किस्म का लैंड होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर दोनों में ये कैपेबिलिटी है कि ये एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, रेस्ट ऑफ द इंडिया को सप्लाई करते हैं, या आजकल हम फॉरेन भी एक्सपोर्ट करते हैं जैसे एप्पल्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या देखी है, देखो यहाँ पे कश्मीर में अगर आप देखोगे 1.5 लाख से प्लस हेक्टेयर ज़मीन अंडर एप्पल कल्टीवेशन है जी। तो उसमें अगर आप देखोगे ना शौर्या, वो लगभग 80% हमारे जो वहाँ कल्टीवेशन है ना, वो फ्लैट लैंड के ऊपर है। अच्छा। तो जो टेरियन लैंड है वो भी उतना टेरियन नहीं है, स्लोपी नहीं है जितना यहाँ पे है। जी। मेजर डिफरेंस तो यही है। दूसरी जो डिफरेंस है ना वो ये है कि यहाँ पे जो हार्टिकल्चर का बेल्ट है 1960 में अगर हम देखेंगे 400 हेक्टेयर पे था, आज 1,15,000 हेक्टेयर पे चला गया है। तो यहाँ ये बोलते हैं कन्वर्जेशन ऑफ लैंड जल्दी हो गया है एज कम्पेयर टू द कश्मीर। मेजर डिफरेंस तो टोपोग्राफी जोग्राफी में यही है कि वहाँ पे फ्लैट लैंड ज़्यादा है, यहाँ पे टेरियन लैंड ज़्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही अल्ताफ जी आपने। इसी के कंटिन्यूशन में आपसे पूछना चाहूँगा अल्ताफ जी, प्लस पॉइंट क्या है कश्मीर के और कहाँ पे हिमाचल के पास प्लस पॉइंट है? देखो जहाँ तक मैंने देखा ना, अपनी एप्पल इंडस्ट्री को पिछले 2-3-4 सालों से फास्ट ग्रो हो रही है इन एवरी एस्पेक्ट। अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, वहाँ पे लोग हाई डेंसिटी में ज़्यादा जा रही है क्योंकि फ्लैट लैंड है यहाँ पे जो लोग हाई डेंसिटी में गए हैं, यहाँ पे बहुत कम फ्लैट लैंड है, कम हाई डेंसिटी के ऊपर गए हैं। लेकिन कश्मीर के फार्मर्स में 2-3 सालों से बहुत प्रोग्रेशन आ गई है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, उनमें उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज़ इंपोर्ट की है, जो अर्ली कलरफुल वेराइटीज़ वहाँ उन्होंने लगाई है। यहाँ पे ये जो स्कोप था पहले ही से ही था, यहाँ पे कलरफुल वेराइटीज़ पहले से ही थी। अगर आप देखोगे ना, कुछ एप्पल्स के नाम मैं आपको गिनाऊंगा, जैसे कुल्लू डिलीशियस है। अच्छा। उसका नाम यहाँ के रीजन से रिजेंबल करता है। जैसे कि किन्नौर है, उसका नाम यहाँ के लोकल रीजन से हमारे उधर रिजेंबल करता है। तो ये वेराइटीज़ यहाँ पहले थी, फिर कश्मीर में आ गई, जो हमें लोकल वहाँ रेड डिलीशियस वेराइटियाँ है। फिर जो सुपर वेराइटियाँ है, वो अगर आप गाला की कोई भी स्ट्रेन की बात करें या रेड डिलीशियस की कोई भी स्ट्रेन की बात करें, यहाँ पे पहले वो आई है, बाद में वो गई है कहाँ? कश्मीर में। लेकिन फिर जब वो कश्मीर में गई है तो वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे मुझे लगता है अगर आप वहाँ प्रोडक्शन देखोगे तो बिसाइड इसके लास्ट 2 ईयर से प्रोडक्शन नहीं थी ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन एट द फ्लावरिंग स्टेज। लेकिन तब भी 20 लाख से 22 लाख 26 लाख मेट्रिक टन एप्पल प्रोडक्शन वहाँ होती है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 6.25 लाख, यहाँ डाउन हो गई 2 साल से, 4-5 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। तो प्लस पॉइंट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फ्लैट लैंड है। लेकिन मैंने वहाँ एक चीज़ देखी है, वहाँ के लोगों में न्यूट्रिशन का कंसेप्ट ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है। यहाँ पे मैंने लोगों को न्यूट्रिशन का कंसेप्ट एडवांस में देखा है।
जी जी वहाँ के लोगों में मैंने एक चीज़ देखी है, डिजीज़ जो वहाँ यूथ है वो डिजीज़ अपने बगीचे में, चाहे वो फंगल डिजीज़ हो, पेस्ट हो, वो अच्छी तरीके से आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने डिजीज़ एस्पेक्ट जो है वो वहाँ यहाँ पे इतने ग्रोवर्स जो है यहाँ एक्सपोर्ट्स हैं, तो उनमें वो मैंने वो काबिलियत नहीं देखी है, या उनमें वो मैंने वो अवेयरनेस नहीं देखी है जिस हिसाब से मैं अब कश्मीर में देख रहा हूँ। जी 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 अल्ताफ जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने डिजीज एस्पेक्ट की बात करी, इस साल एक मेजर चैलेंज हमारे ग्रोअर्स के पास ये आया कि एक ऐसा कुछ बीमारी जो है ऑर्चर्ड में देखने को मिली जिसको ग्रोअर जो हैं मतलब एक तरफ से उसको आइडेंटिफाई ही करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। साथ ही में कुछ वो अल्टरनेरिया की तरह था, कुछ लोग मार्सरीना, और कुछ लोग उसको नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच के बारे में बता रहे हैं। साथ ही में ग्रोअर्स में जैसे हम लोग मिले, अगर बात करें नारकंडा की, अगर आप बात करें कोटखाई या जुब्बल की, ग्रोअर्स ने ये भी फेस किया कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर फंजीसाइड जो हमारे मार्केट में हैं उनके रिजल्ट्स में भी उस समय प्रॉब्लम आई। और स्पेशली ये कब देखने को मिला, जब भी हमारी बरसात आती है, इस समय के समय देखने को मिला। आपके अकॉर्डिंग वो क्या है और कैसे ग्रोअर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों? देखो शौर्या, अगर हम एप्पल क्रॉप को स्टडी करें ना, ये बहुत बड़ा लंबा एक थीसिस प्रोसेस है। लेकिन जो आपने मुझे क्वेश्चंस टैग किए हैं ना, ये जो देखो कोई भी फंगल बीमारी हो ना जो एप्पल क्रॉप के ऊपर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन एज एन एक्सपोर्ट, एज एन ऑर्चिडिस्ट ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान है। अगर इन दोनों में से एक रह जाता है ना, फिर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। मैंने क्या यहाँ पे देखा है, मैंने पहले कश्मीर में भी देखा है, यहाँ पे लोग ना फंगल डिजीज को कोइंसाइड करते हैं किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से। रिसेंटली जितने भी फार्मर, मैं 200-300 फार्मर, 400-500 फार्मरों से यहाँ मिला हूँ, मैंने क्या देखा है, जब भी 2 सालों से यहाँ पे पत्ते सभी मतलब 30-40% जो यहाँ पत्ते होते हैं जून जुलाई में वो झड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब आप पत्ता आपके पेड़ के ऊपर नहीं रहता है तो क्वालिटी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो आपने बनाई है वहाँ तक क्वालिटी वो भी खत्म हो गई है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें नेक्रोटिक लीफ ब्लाच और अल्टरनेरिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो अल्टरनेरिया क्या है, अल्टरनेरिया क्या है, वो एक फंगल बीमारी है। उसमें आप देख सकते हो सिम्टम्स, वो कंसंट्रिक रिंग बनाता है। तो लेकिन कंसंट्रिक रिंग हम वो लीफ पे बनाता है। जो कश्मीर में भी समस्या आई थी, यहाँ मैंने ज़्यादा देखी है, देयर इज़ अ पिटियोल अल्टरनेरिया इन्फेक्शन। अच्छा। वो बहुत खतरनाक है वो अल्टरनेरिया इन्फेक्शन। वो क्या काम करता है, वो आपके पिटियोल के ऊपर एक ब्राउन स्पॉट बनाता है। ब्राउन स्पॉट क्या करता है, फिर आपके पत्ते में अगर कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा ना, वो पत्ते गिर जाएंगे क्योंकि पिटियोल इज इन्फेक्टेड। तो ये जो पिटियोल वाला इन्फेक्शन है अल्टरनेरिया का, या लीफ पे जो इन्फेक्शन है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बगीचों में वो देखा है। हमने इस बीमारी का इलाज अपने कश्मीर में लगभग किया है, जो टाइम पे स्प्रे कर दिया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, देखो अल्टरनेरिया जो पैथोजन है ना, दैट इज़ अ वेरी वीक पैथोजन। ये पेनिट्रेट खुद नहीं कर सकता है जैसे कि स्कैब करता है। इसको पेनिट्रेट करने के लिए या माइट इन्फेक्शन होना ज़रूरी है, या मौसलाधार बारिश होनी ज़रूरी है, और विथ फेवरेबल ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट कंडीशंस। तो इसमें ग्रोवर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है काम, कि एडवांस में स्प्रे करना है। कोई भी फंजिसाइड जब आप स्प्रे करते हो तो आपको एडवांस में स्प्रे करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जी 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 तो जी दैट इज इम्पोर्टेंट। अब अगर आपने डिजीज के बाद आपने कोई भी सिस्टमिक फंजिसाइड अल्टरनेरिया के ऊपर आपने स्प्रे कर दिया, व्हेन द डिजीज इंटेंसिटी इज मोर देन ईटीएल लेवल उसने क्रॉस किया है, तो आपके सारे पत्ते गिर जाएंगे। ये हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी सिस्टमिक फंजिसाइड को, क्योंकि सिस्टमिक फंजिसाइड वहाँ पे काम करता है। वो किस तरीके से काम करता है, अगर आपके पास अल्टरनेरिया स्पॉट है लीफ के ऊपर 5-6-7 स्पॉट है, वो सिस्टमिक फंजिसाइड चाहे वो स्ट्रोबिलिन केमिस्ट्री का हो या वो एसडीएच केमिस्ट्री का है, वो उस स्पॉट के अराउंड बनाता है एक नेक्रोटिक लीजन, ताकि वो पैथोजन खाना उसको ना मिले। लेकिन जब ज़्यादा स्पॉट्स हो गए, ज़्यादा नेक्रोटिक लीजन बनाएगा वो, तो ऑटोमेटिकली जो आपका लीफ है ना, वो नेक्रोटिक ही बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डेड हो जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ग्रोवर्स के लिए कि आपको अल्टरनेरिया के ऊपर पहले ही स्प्रे करनी है। अल्टरनेरिया यहाँ मैंने देखा है 15 मई से स्टार्ट होता है यहाँ अल्टरनेरिया आना, तो उससे पहले पहले आपको सबसे जो इसमें इसमें एक और चीज़ है, इसमें वही फंजिसाइड काम करता है जो फंजिसाइड लेटेस्ट केमिस्ट्री का होगा, एसडीएचआई केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि अल्टरनेरिया डेवलपर्स द रेजिस्टेंस, वो जल्दी रेजिस्टेंस उसमें आ जाती है। तो पीटीओल में भी चाहे लीफ में भी, जब आप एडवांस में कोई भी फंजिसाइड एसडीएचआई केमिस्ट्री का उसमें इस्तेमाल करते हो, तो या अगर आपको लगता है ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो, आप डाइथियोकार्बोमेटिस या स्ट्रोबिलिन का कोई भी फंजिसाइड कर सकते हो, तो उससे अल्टरनेरिया की समस्या आपको खत्म हो जाएगी। जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है वो ये है कि आपके जो पत्ते अभी है ना अल्टरनेरिया इन्फेक्टेड, उनको आप जलाइए,
उनकी आप यूरिया स्प्रे करिए ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, या उनको अपने बगीचे में सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते नहीं हो कि इनाकुलम कैरी ऑन करें नेक्स्ट लेवल। ये है ये। दूसरा है जो नेक्रोटिक लीफ ब्लाइच है। नेक्रोटिक लीफ ब्लाइच शौर्य, जब हम फार्मर से यहाँ मिले तो मैंने उनको देखा, बोला ये क्या है, वो बोलते हैं बेचारे ये फंगल डिजीज है। वो डिजीज है ही नहीं, वो डिफिशिएंसी भी नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और मेरा जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, चाहे कश्मीर में मैंने बहुत सारे फार्मर से बात की है, खुद अपनी आंखों से रिजल्ट देखा है, मेरा जो मानना है ये एक्चुअली है होता है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स से। अच्छा। जिबरलिक एसिड हम देखते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, हाँ जी। फ्रूट सेटिंग के लिए। अब मैं नाम उनके नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा जिबरलिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं। जब एक्सेस जिबरलिक एसिड आपके पेड़ में चला जाता है, जबकि इसमें इनबिल्ट जिबरलिक एसिड है, तो इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन हो जाता है ज़्यादा जिबरलिक एसिड का। जी। तो फिर यही कारण रहता है जब हम जिंक बेस्ड फंगिसाइड करते हैं, कोई मेनकोजिब करता है, कोई प्रोबोनिब करता है, या डाइथिन एंट्राकाल हम करते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत हमें लगता है कि ठीक हो गया है। एक्चुअली वहाँ पे जो जिंक है ना, वो बैलेंस करता है किसको, हार्मोन्स को। दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये कब आता है, ये आता है जून जुलाई में आता है, अगस्त में आता है, लेट ही आता है। इसको अगर आप कोई भी सिस्टमिक फंगिसाइड इसके ऊपर करोगे ना, तो आपके पत्ते झड़ जाएंगे। इसको आपको क्या काम सिंपली क्या काम करना है, मिनिमाइज द यूज ऑफ जिबरलिक एसिड सिंथेसिस, ये जो आप इस्तेमाल करते हो। दूसरा कंटैक्ट फंगिसाइड, उसके खिलाफ इस्तेमाल करना एडवांस स्टेज में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप देखोगे ग्रोवर तो बेचारे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, वो डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, या इंस्टा में, तो या फेसबुक पे वो डाल सकते हैं अपने फोटोज़, क्या हमारे बगीचे में ये प्रॉब्लम है। जो यहाँ के एक्सपोर्ट्स हैं या कश्मीर के एक्सपोर्ट्स है इसमें, वो उनको बोल सकते हैं क्लियर डिफरेंस, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन नेक्रोटिक लीफ ब्लाइट और अल्टरनेरिया में। नेक्रोटिक लीफ ब्लाइट में क्या होता है, सीधा ही नेक्रोसिस लेयर बन जाता है। अच्छा। उसमें कोई कंसंट्रेटिंग नहीं होती है, उसमें कोई ये ना फंगल बॉडी नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है शौर्य जी, जब हमने फार्मर से बात की। अब अल्ताफ जी, जैसे आपने कहा कि एडवांस में ही ग्रोवर जो है इसमें जो है कांटेक्ट कर सकता है, बट प्रॉब्लम इसकी, जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल फॉलो करते हैं, अब उसमें चक्कर ये है कि किस तरह से लोगों को एडवांस, जैसे अभी अगर बात करें अमेरिका या अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं जो एडवांस है हमसे, वो लोग जो है एआई का इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ों के लिए, एडवांस में जानकारी के लिए। क्या इंडिया वाले ग्रोवर क्या करें, क्या उनके पास फैसिलिटी है इसके लिए? देखो शौर्य, सबसे पहले मैं यहाँ के ग्रोवर्स और कश्मीर के ग्रोवर्स को एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी से कोई सुपर शेड्यूल फॉलो करते हैं, चाहे नूनी यूनिवर्सिटी को या सुकास्ट का हो, वो थ्रू आउट ईयर हमें सुपर शेड्यूल देती है। उस पर लिखा है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ द एनवायरमेंट इज़ नॉट गुड। तो एनवायरमेंट तो यहाँ तो मौसम कभी ठीक नहीं रहता है, तो आपको अपने जो शेड्यूल है ना यूनिवर्सिटी का, वो मैं यूनिवर्सिटी से भी कहना चाहता हूँ, वहाँ के भी यहाँ के भी, कि ये वीकली वाइज शेड्यूल निकाले ग्रोवर्स के लिए। क्योंकि यहाँ जो बीमारियाँ हो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो पेस्ट अगस्त में आता है वो मार्च में आता है। तो एक ग्रोवर एडवांस होने का ये सोच रहा है कि मैं वीकली वाइज अपने आप को अपडेट करूँ। अब बताओगे आप कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रिम्प्रूव। हाँ जी, आप भी यहाँ चलाते हो, मैंने भी कश्मीर में चलाया। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी ग्रोवर के पास, उसको 15 दिन पहले ही पता लग जाता था कि बारिश होने वाली है, ह्यूमिडिटी कितनी है, या कौन सी डिजीज़ आने वाली है आपके आर्चर्ड में। उसमें हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो जो फार्मर एजुकेटेड है वो उसका लाभ ले रहे हैं। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश किया वो फार्मर्स तक वो डेटा पहुँचाऊँ। तो उसमें अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, तो आपको एडवांस में एक मैसेज आ जाती है कि फलानी जगह पे फलानी डिजीज़ आने वाली है, तो आप ये स्प्रे कर सकते हो। तो फिर फार्मर को क्या करना पड़ेगा, उसको सुपर शेड्यूल को थोड़ा हट के वही दवाई करनी है जो सुपर शेड्यूल में हम नहीं करते, कोई और दवाई करी, लेकिन उसमें जो वहाँ पे जो दवाइयाँ लिखी है, वहाँ पे जो स्टेज लिखा है, उसको थोड़ा चेंज होना पड़ता है ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन। सपोज मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, आपके बगीचे में आई है अल्टरनेरिया की समस्या जी 15 मई को, आपके सुपर शेड्यूल में जो इस वक्त दवाई लिखी है that are good for the scab not for the alternaria जी। या इसमें उस वक्त माइट की दवाई लिखी है, इंसेक्टिसाइड की दवाई लिखी है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत किसी एक्सपर्ट को पूछना है या रिम्प्रो का इस्तेमाल करके एडवांस नॉलेज लेनी है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको फिर वही स्प्रे करनी है। ठीक है जी। तो ये जो रिम्प्रो है, मुझे ये बायर ने कश्मीर में या हिमाचल में इन्होंने ये इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेन जो इसका इंस्टीट्यूशन है उन्होंने लाया था इधर। तो इसमें लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ जो है, यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ जो है, वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है, ग्रुप बनाओ। फेसबुक पे भी हम इसमें अपडेट करते रहेंगे नेक्स्ट सीजन में, तो हम फार्मर्स को ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हो, डिजिटल प्रोडक्शन हो, वो दे सकते हैं। फॉरेन में तो ग्रोवर यही करता है। हाँ जी।
अल्ताफ जी, जैसे आपने ये पेस्ट शिफ्ट की बात करी काफ़ी चीज़, हम्म। कुछ एक सजेशन जो आप ग्रोअर को देना चाहते हो थ्रू आउट द स्प्रे शेड्यूल्स, जैसे किस तरह के चेंजेस जो कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कुछ एक रिकमेंडेशन जो यहाँ पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं शेड्यूल्स में कुछ अपने में। देखो शौर्या, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है ना, मैं कहता हूँ ये अब है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि इसमें डिजीज़ जो आती है ना वो पहले नहीं आती थी। इसमें जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट बढ़ गया ना वो पहले नहीं आता था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फेसबुक या सारा सोशल मीडिया चलाते हैं। जो यूथ इसके साथ हार्टिकल्चर इसके साथ जुड़ा है, उसको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दिमाग में रखनी है। उसको ये देखना है कि देखो फॉरेन में हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो लेते हैं ना वो 60 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर लेते हैं। इंडिया की जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 10 मेट्रिक टन है। हम मतलब हम 10 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर हम प्रोडक्शन लेते हैं, वो 60 लेते हैं। लेकिन मैं जितने ग्रोवर से खुद मिला हूँ ना, जिनको मैं पूरा सुपर शेड्यूल देता हूँ, मैंने देखा है उनके बगीचों में 28 32 मेट्रिक टन ये जो पुराने आर्चर में हमने वहाँ पे प्रोडक्शन निकाली है। हाई डेंसिटी में हमने निकाली है प्रोडक्शन 40 to 40 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको हार्मोन का जुडिशियल इस्तेमाल, न्यूट्रिशन का जुडिशियल इस्तेमाल और स्प्रे फॉर माइट्स, इंसेक्ट्स या फंजिसाइड्स के लिए आपको हर हफ्ते अपडेट आपको रहना पड़ेगा, डिजिटली कनेक्ट होना पड़ेगा और उन एक्सपोर्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा जो खुद डिजिटली अपडेटेड हो। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने देखा पिछले 2 सालों से कि न्यूट्रिशन एस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मैंने हिमाचल की बात करूँ, यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे वो ट्रेडिशनल खाद्य आप इस्तेमाल नहीं करते हो। यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन इट इज़ गुड टू से, अगर कोई काम कर रहा है यारा का, मैंने यहाँ पे जो न्यूट्रिशन शेड्यूल देते हैं पूरे ग्रोवर्स को, चाहे वो उनका सॉइल एप्लीकेशन हो या फुलर स्प्रे हो, वो मैंने यहाँ लोगों को देखा है ज़्यादा फॉलो करते हुए एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। हम वही वहाँ पे वही ट्रेडिशनल शेड्यूल फॉलो करते हैं। जी जी जी। अल्ताफ जी, काफ़ी ज़्यादा एक लोगों की स्पेकुलेशंस कुछ आती हैं मार्केट में या लोग कुछ कहते हैं, फार्मर्स कुछ मतलब एक थॉट प्रोसेस फार्मर्स में है कि फ्यूचर क्या है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का, अगर खासकर एप्पल ग्रोअर्स के लिए आप कुछ बोलना चाहें, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एक एप्पल देखो इंडस्ट्री। शौर्या, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एप्पल जो है ना, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे ना, दैट इज़ 1.4, ऊपर से भी चली गई है। ठीक है। हम अगर हिमाचल और हम मिला के हम 33 34 35 मेट्रिक टन प्रोडक्शन, लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन हम निकालते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी हम एक स्टेट को फिलअप नहीं, अगर हम हिमाचल और कश्मीर का सेब सारा जाए ना एक स्टेट में, यूपी में, वहाँ पे लोग मतलब हर किसी को सेब नहीं मिल सकता है। दो देयर इज अ स्कोप इन द इंडिया कि जब हम 100 या 150 लाख मेट्रिक टन एप्पल्स भी प्रोड्यूस करेंगे ना, तब भी इसमें स्कोप है। लेकिन हमें क्वालिटी अब प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या है कि अभी हमारे पास स्कोप है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे आप बता रहे थे कल मुझे कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है ना, वो है कि फॉरेन जो एप्पल है ना, वो हमारे जब हम यहाँ तुड़ान करते हैं कश्मीर में या हिमाचल में तुड़ान करते हैं, कोल्ड स्टोर से जो हम निकालते हैं, आपने देखा बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो उस वक्त हमारे को फॉरेन से एप्पल आता है। चलो आप मान लो ईरान से एप्पल आता है, नीदरलैंड से भी एप्पल आता है, चाइना से भी एप्पल आता है। जहाँ जहाँ पे एप्पल की कल्टीवेशन होती है वर्ल्ड में, वो सारा ही आता है इंडियन मार्केट में, उससे हमारा मार्केट क्रैश होता है। तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ JNK एंड हिमाचल, यहाँ के ग्रोअर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ के जो जितने भी एसोसिएशन है, चाहे वो फार्मर्स की हो, डीलर्स की हो, यहाँ जितनी भी सोसाइटियाँ बनी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करें कि अगर हम खुद एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आज हम फख्र से कह सकते हैं हम वो एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो उनके एप्पल के बराबर होता है। जी जी, बराबर क्वालिटी में भी बराबर होता है। तो क्यों हमें वहाँ का एप्पल चाहिए? हम अपने लोकल एप्पल्स को प्रमोट करें ताकि हमारी इकानमी बढ़ जाए, हिमाचल की इकानमी बढ़ जाए, कश्मीर की इकानमी बढ़ जाए। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, कम से कम लोगों को इसमें रोजगार मिले। जी जी जी। अल्ताफ जी, अब लास्ट जो हम लोग क्लोजिंग रिमार्क की तरफ चलते हैं, यंग ग्रोवर्स के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं एप्पल ग्रोवर्स? यंग ग्रोवर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है, देखो हर एक टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, उनको सबसे पहले ये है सिलेक्शन ऑफ द वैरायटी। जहाँ पे आप रहते हो, आप कौन सी वैरायटी वहाँ उगाते हो, कौन सी लगाना चाहते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये सारे जितने भी वैरायटीज़ है ना, यहाँ मैंने देखा है कि ये एलिवेशन पे ये इनका दरमदार है, कौन सी वैरायटी किस एलिवेशन पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा 9,500 फुट भी मैंने आर्चर्ड देखे यहाँ
कश्मीर में आप देखोगे सबसे हाईएस्ट जो आर्चर्ड होगा वो 6,500 या 7,000 फुट होगा। सिलेक्शन ऑफ द वेराइटी इज इम्पॉर्टेंट। प्रूनिंग जो हम बगीचों में करते हैं वो सीखनी है, दिन ब दिन उसमें अपडेट हो रहा है। और फिर न्यूट्रिशन एस्पेक्ट, न्यूट्रिशन हम कैसे दे सकते हैं, और जुडिशियल यूज़ ऑफ द फंजिसाइड्स कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, जितना भी हम यहाँ फंजिसाइड इस्तेमाल करते हैं ना, कोई नया फंजिसाइड आता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च होता है। मतलब मैं एक फंजिसाइड नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो मार्केट में आया है, वो अल्टरनेरिया के खिलाफ अच्छा इस्तेमाल हो रहा है इधर, फिलियोपैराम टेक्निकल। तो उसका अगर आप रिसर्च देखोगे ना, 96 से वो लैब में था, 2012 में इंडिया में आया, 2019 और 20 में हमने कश्मीर वालों को दिया है। तो वो जब इतना अच्छा प्रोडक्ट फार्मर्स को देती है या कोई और प्रोडक्ट फार्मर्स के लिए लाती है ना, ये जो रिसर्च बेस्ड कंपनियाँ होती है, अगर फिर ये सही टाइम पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही डिजीज़ के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही डोज के खिलाफ सही डोज नहीं बनाएंगे, तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए फार्मर को सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखनी है कि अगर वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे जाए ना, तो उसको वो अपना खर्चा भी बचा सकता है, और BC रेशो जो एप्पल का है उसको भी मतलब ठीक कर सकता है, बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच अल्ताफ जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आशा करते हैं जिस तरह से आपका ये पिछले 4-5 दिन का टूर हिमाचल में रहा, अगर ग्रोवर्स डिमांड करेंगे तो आपका आगे भी हमारे साथ टूर बनता हाँ रहेगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे आएंगे शौर्य जी, और हम डिस्प्ले करेंगे इस पॉडकास्ट में अपने नंबर्स, फार्मर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो बोथ हिमाचल और यहाँ का हॉर्टिकल्चर है, मेरा जो एम है ना, यहाँ के फार्मर्स से हम क्या सीख सकते हैं, वहाँ के फार्मर्स से हम क्या सीख सकते जी हैं, जी जी वहाँ के एक्सपोर्ट से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ के एक्सपोर्ट्स के हम क्या सीख सकते हैं, ताकि ग्रोवर को फ़ायदा हो। जी, बहुत बढ़िया। इसी कॉन्टेक्ट पे थैंक यू सो मच। थैंक यू।